बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुबई इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज मानसेरा, क्लास 9th, सब्जेक्ट बायोलॉजी, चैप्टर सेल साइकिल एंड टॉपिक सेल साइकिल। ठीक है। अच्छा जी, जैसे कि आप जानते हैं कि आज हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है, सेल साइकिल। तो सेल साइकिल, जैसे कि आप सेल के बारे में पढ़ चुके हैं कि सेल क्या होता है। जैसे कि सारे ऑर्गेनिज्म जो हैं वो सेल पे कंसिस्ट करते हैं, कुछ यूनिसेलुलर होते हैं, कुछ मल्टी सेलुलर होते हैं, एट्सेट्रा। ठीक है। फर्दर आज हम स्टडी करने जा रहे हैं सेल साइकिल पे। तो सेल साइकिल क्या होता है? द सेल साइकिल इज़ अ प्रोसेस कंसिस्टिंग ऑफ इंटरफेज में कौन कौन सी आ जाती हैं? G1 फेज़, सिंथेसिस फेज़, G2 फेज़ और साथ में आ जाती है डिवीजन फेज़ या माइटोसिस। ठीक है। An active eukaryotic cell will undergo these steps as it grow and divides। ठीक है, ग्रो होता है यूकेरियोटिक सेल और डिवाइड हो जाता है। इस तरह से करते करते हमारे पास डिवीजन होती है सारे सेल्स की। आफ्टर कंप्लीटिंग द साइकिल, द सेल आइदर स्टार्ट द प्रोसेस अगेन फ्रॉम द G1 और एक्सिट द सेल साइकिल थ्रू द G0 फेज़ या G0 फेज़। अब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं सेल साइकिल के बारे में, तो सेल साइकिल के बारे में हम लोग इंट्रोडक्शन के बारे में हम लोगों ने देखा कि क्या होता है इंट्रोडक्शन थोड़ा बहुत। अब सेल साइकिल का भी हमने देखा, व्हाट इज़ सेल साइकिल। इसके अलावा रिडॉल्फ विर्क जो आया था पिछले चैप्टर में, हम लोगों ने देखा था कि उसने ये बात की थी कि सेल जो है, न्यू सेल्स वो अराइज होते हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल से, चैप्टर नंबर 4 में, जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, अगर आपको याद हो तो। प्री एग्जिस्टिंग सेल्स जिस प्रोसेस से न्यू सेल्स बनते हैं वो माइटोसिस और मियोसिस का प्रोसेस ही होता है। ठीक है। लाइफ के मेंटेनेंस के लिए सेल डिवीजन इज़ इम्पॉर्टेंट। और इसके अलावा अगर हम बात करें सेल साइकिल की, तो सेल साइकिल में ऊपर फर्स्ट वन मैंने आपको बताया कि इंटरफेज़ और डिवीजन फेज़ पे कंसिस्ट करती है। ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पे सेल साइकिल की थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। अब जैसे कि आप जानते हैं माइटोटिक फेज़ जो है वो आपको जो ब्लू इन कलर दिखाई दे रही है, सारी फेजेस, प्रोफेज़, मेटाफेज़, एनाफेज़, टीलोफेज़, ये सारी है माइटोसिस। ठीक है, डिवीजन फेज़ है। इसके अलावा सारी जो बाकी है येलो एंड ग्रीन इन कलर, दीज 3 फेजेस आर इंटरफेज़। ठीक है। अब इंटरफेज़ आर हाईली मेटाबॉलिक फेज़ होती है ये, क्योंकि इसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ बहुत फास्ट होती हैं। ठीक है। और जो माइटोटिक फेज़ होती है वो डिवीजन फेज़ होती है, वो माइनर फेज़ होती है। जैसे कि आपको यहाँ पे साइकिल में क्लियर वाज़े हो रहा है कि G1 फेज़ सबसे ज़्यादा टाइम लेती है, फिर उसके बाद कौन सी G2 फेज़ लेती है, फिर एस फेज़, और सबसे कम टाइम जो लेती है वो माइटोसिस का प्रोसेस लेता है या डिवीजन फेज़ लेती है। ठीक है। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंटरफेस से। अब हम इंटरफेस से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो हम कहते हैं इंटरफेस इज डिवाइडेड इनटू 3 मेन फेजेस, G1 फेज़, एस फेज़ और G2 फेज़ में डिवाइड होती हैं। ठीक है। और एक एडिशनल फेज़ होती है G0 फेज़। G0 फेज़ क्या होती है वो भी फर्दर आगे मैं आपको बताती हूँ। इट इज़ द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द सेल साइकिल। इट इज़ द पीरियड बिटवीन द एंड ऑफ द वन साइकिल डिवीजन एंड स्टार्ट ऑफ द नेक्स्ट डिवीजन। ठीक है। एक सेल जब डिवाइड हो जाता है, माइटोसिस का प्रोसेस, साइटोकाइनेसिस के प्रोसेस के बाद गुजरने के बाद, एक सेल जो होता है अगर अपना सारा साइकिल कंप्लीट कर लेता है तो उसके बाद दोबारा से उसमें इंटरफेज़ या G1 फेज़ स्टार्ट हो जाती है। इन इंटरफेज़ द न्यूक्लियोलस एंड द nuclear envelope are distinct and the chromosomes are in the form of thread like chromatin। ठीक है। क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? क्रोमेटिन की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। Those interface activities are indispensable in making the next mitosis पॉसिबल। ठीक है। यानी कि इस इंटरफेज़ में सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हो जाती हैं कि फर्दर इसमें क्या हो, माइटोसिस का प्रोसेस पॉसिबल हो सके। ठीक है। इंटरफेज़ जनरली लास्ट एट लीस्ट 12 to 24 आवर्स इन मेमेलियन टिश्यूज़। ठीक है। मेमेलियन टिश्यूज़ में ये जो इंटरफेज़ होती है ये ऑलमोस्ट 12 to 24 आवर्स तक चलती रहती है। ठीक है। ड्यूरिंग दिस पीरियड द सेल इज़ कॉन्स्टेंटली सिंथेसाइजिंग RNA। ठीक है। इस पीरियड के दौरान क्या होता है,
सेल कॉन्स्टेंटली आरएनए बना रहा होता है, इसके अलावा प्रोड्यूसिंग प्रोटीन एंड प्रोटीन्स वगैरह प्रोड्यूस कर रहा होता है, और ग्रो इन साइज, सेल अपने साइज से लार्ज हो जाता है, ग्रो हो जाता है. बाय स्टडिंग मोलिकुलर इवेंट्स इन द सेल, scientists have determined that interphase can be divided into 4 steps, that is G0 phase or G0 phase, G1 phase, S phase, synthesis phase और gap 2 phase या G2 phase. ठीक है. अब इंटरफेज़ के जो इवेंट्स हैं, जो पीछे हम लोग काफ़ी डिस्कस करते आ रहे हैं, G0 फेज़, G1 फेज़, S फेज़ और G2 फेज़, ये क्या है. ठीक है. अब इवेंट्स पे हम लोग सबसे पहले G0 फेज़ को देखते हैं. देयर आर टाइम्स व्हेन अ सेल, ये G0 फेज़ वो फेज़ होती है जिसमें हम लोग कहते हैं कि सेल एक ऐसी स्टेज पे आ जाता है जहाँ से वो फर्दर आगे एक रेस्टिंग स्टेज पे आ जाता है. कोई वर्क नहीं करता, कोई उसमें एक्टिविटीज़ नहीं हो रही होती हैं. रेस्टिंग स्टेज पे जब आ जाता है, दैट इज़ G0 फेज़. इसमें कुछ ऐसे होता है कि G0 फेज़ में कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो परमानेंटली आ जाते हैं, दैट इज़ न्यूरॉन्स. ठीक है. न्यूरॉन्स में G0 फेज़ परमानेंटली आ जाती है, मीन दैट कि ये दोबारा से अपनी डिवीजन नहीं कर सकते. सम सेल्स में क्या होता है, सेमी परमानेंटली ये प्रोसेस होता है, जैसे कि लिवर और किडनी वगैरह के सेल्स में वो क्या होती हैं, कुछ टाइम के लिए रेस्ट में चले जाते हैं. और इसके अलावा कुछ सेल्स जो होते हैं वो परमानेंटली या सेमी परमानेंटली G0 फेज़ में आते ही नहीं हैं, जो कि कॉन्टीन्यूसली डिवाइड होते रहते हैं, जैसे कि एपिथेलियल सेल्स. ठीक है. अब G1 फेज़ आ जाती है. G1 फेज़ में क्या होता है, सेल इंक्रीज इन साइज इन गैप 1. ठीक है. G1 फेज़ में सेल का साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है, प्रोटीन सप्लाई इंक्रीज़ हो जाती है, इसके अलावा इंजाइम्स का नंबर इंक्रीज़ हो जाता है. सेल का साइज़ जब इंक्रीज़ होता है तो ऑब्वियसली उसके अंदर जो ऑर्गेनेलीज होती हैं, राइबोसोम्स वगैरह, वो इंक्रीज़ हो जाती हैं, नंबर में इंक्रीज़ हो जाती हैं. ठीक है. दैट्स वाई सेल ग्रो इन साइज. इसके अलावा फर्दर सेल अपने क्रोमोसोम्स की डुप्लिकेट करने के लिए क्या हो जाते हैं, एस फेज़ में चले जाते हैं. एस फेज़ में चले जाते हैं. अब एस फेज़ में क्या होता है, एस फेज़ में डीएनए की रिप्लिकेशन होती है. टू प्रोड्यूस टू सिमिलर डॉटर सेल्स, द कंप्लीट डीएनए इंस्ट्रक्शंस इन द सेल मस्ट बी डुप्लीकेटेड. डीएनए क्या हो जाता है, डुप्लीकेट हो जाता है, मीन दैट इसमें क्या हो जाती है, क्रोमोसोम्स डुप्लीकेट हो जाते हैं. क्रोमोसोम डुप्लीकेट हो जाते हैं, देन एवरी क्रोमोसोम हैव 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स. ठीक है. तो क्या हो जाते हैं, हर एक क्रोमोसोम के पास 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स प्रेजेंट होते हैं. इसमें डीएनए की सिंथेसिस होती है, दैट्स वाई डीएनए की रिप्लिकेशन होती है, दैट्स वाई इसको सिंथेसिस फेज़ भी कहा जाता है. अब गैप 2 फेज़ के बारे में, G2 फेज़ के बारे में हम लोग देखते हैं. ड्यूरिंग द G2 फेज़, गैप 2 फेज़ बिटवीन डीएनए सिंथेसिस एंड माइटोसिस, द सेल विल कंटिन्यू टू ग्रो. ठीक है. सेल ग्रो हो जाता है और माइटोसिस के प्रोसेस के लिए ये रेडी हो जाता है, and produce new proteins. At the end of this gap is another control checkpoint, G2 checkpoint, to determine if the cell can. now सेल क्या हो जाता है, फुली मैच्योर हो जाता है और वो अपने फर्दर जो इवेंट्स होते हैं जैसे कि डिवीजन फेज़, उसके लिए रेडी हो जाता है. नेक्स्ट है हमारे पास, दैट इज़ डिवीजन फेज़. अब डिवीजन फेज़ में हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले जो साइंटिस्ट की, बायोलॉजिस्ट की हम बात करते हैं, वेल्थर फ्लेमिंग इन 1880s की बात करते हैं. आई थिंक 1880s में वेल्थर फ्लेमिंग ने क्या किया था, ऑब्ज़र्व किया था कि सेल में डिवीजन होती है, यानी कि सेल डिवाइड करता है और 1 से 2 हो जाते हैं. ही नोटिस दैट ड्यूरिंग द डिवीजन न्यूक्लियस पास थ्रू अ सीरीज ऑफ चेंजेस. ठीक है. और उसने ये नोटिस भी किया कि जब डिवीजन हो रही होती है, एक सेल से जब 2 बन रहे होते हैं, उस दौरान न्यूक्लियस में चेंजेस आती हैं. ठीक है. ही कॉल्ड दीज चेंजेस एज माइटोसिस. ठीक है. उसने इन चेंजेस को, जो न्यूक्लियस के अंदर होने वाली चेंजेस हैं, उसको किसका नाम दिया, माइटोसिस का नाम दिया. अच्छा, इसके अलावा डिवीजन फेज़ में हम लोग 2 फेजेस की बात करते हैं, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस की बात करते हैं. तो ये कैरियोकाइनेसिस की बात हो रही है. न्यूक्लियस के अंदर का जो प्रोसेस है वो कैरियोकाइनेसिस कहलाता है.
न्यूक्लियस की डिवीजन कैरियोकाइनेसिस कहलाती है और साइटोप्लाज्म की डिवीजन क्या कहलाती है, साइटोकाइनेसिस कहलाती है। माइटोसिस या एम फेज जो होती है, सेल ग्रोथ इन प्रोटीन प्रोडक्शन स्टॉप एट दिस स्टेज इन द सेल साइकिल। ठीक है, सेल साइकिल के इस स्टेज पे सेल की ग्रोथ भी स्टॉप हो जाती है, उसकी प्रोटीन की प्रोडक्शन जो होती है, प्रोटीन वगैरह सिंथेसिस, जो एस फेज में प्रोटीन सिंथेसिस होती है, वो भी क्या हो जाती है, यहाँ पे स्टॉप हो जाती है। माइटोसिस इज मच शॉर्टर देन इंटरफेस। इंटरफेस है वो ये बहुत शॉर्टर होती है, लास्टिंग परहैप्स ओनली 1 to 2 आवर्स। ठीक है, ये क्या करती है, 1 to 2 आवर्स लेती है। स्टेजेस ऑफ माइटोसिस, माइटोसिस की कौन कौन सी स्टेजेस आती हैं, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस, ये मैंने आपको बताया। कैरियोकाइनेसिस ये होता है न्यूक्लियस की डिवीजन, साइटोकाइनेसिस द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। ठीक है, यहाँ पे अब अगर हम लोग फर्दर स्टडी करते हैं कैरियोकाइनेसिस को, हम कहते हैं कैरियोकाइनेसिस में आ जाती है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। ठीक है, सबसे पहले हम स्टडी करने जा रहे हैं दैट इज़ प्रोफेज। अब यहाँ पे आपको एक साइकिल बना हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें आपको फर्स्ट फेज़ भी दिखाई दे रही है, सिंथेसिस फेज़ भी दिखाई दे रही है और सेकंड फेज़ भी दिखाई दे रही है। ठीक है, इंटरफेज़ की बात हो रही है। अब इसके बाद जो माइटोटिक फेज़ है आपके पास, माइटोटिक फेज़ की जो पहली फेज़ है, पहली उसकी जो टाइप है, पहली का हम लोग एक पार्ट ले लेंगे। पहला पार्ट जो है वो है प्रोफेज़। ठीक है, प्रोफेज़ बहुत इंपॉर्टेंट फेज़ होती है, क्योंकि इसमें क्या हो जाती है, न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाता है। जैसे कि आपको ये क्रोमोसोम्स दरमियान में दिखाई दे रहे हैं, क्रोमेटिन नेटवर्क, जैसे क्रोमेटिन नेटवर्क आपको दिखाई दे रहा है कि ये छोटे 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 डॉट्स ये एक नेटवर्क की फॉर्म में थे, ठीक है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में थे, और ये क्या हो जाते हैं, कंडेंस होके क्रोमोसोम्स बना रहे हैं, जिनके जिनके अपने दो दो क्रोमेटिड्स हैं। ठीक है, इसके अलावा न्यूक्लियोलस जो है वो डिसअपियर हो जाता है, इसकी न्यूक्लियस की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो डिसअपियर हो जाती है। सेपरेशन ऑफ सेंट्रोसोम्स, ठीक है, जो ये जो क्या कहते हैं, सेंट्रोसोम्स हैं, ये आपको दिखाई दे रही हैं, ये दोनों भी क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, फॉर्मेशन ऑफ माइटोटिक स्पिंडल। ठीक है, और इनसे स्पिंडल फाइबर्स निकलना स्टार्ट हो जाते हैं सेंट्रोसोम्स से। फर्दर हम देखते हैं मेटाफेज। अब मेटाफेज में क्या होता है, मेटाफेज में वही क्रोमोसोम्स जो सेल के अंदर थे, जो क्रोमेटिन नेटवर्क से कन्वर्ट हुए थे क्रोमोसोम्स में, यही क्रोमोसोम्स बिल्कुल सेल के मिड में आ जाते हैं। सेल के मिड में आके ये एक प्लेट बना देते हैं, मीन एक सीक्वेंस में अरेंज हो जाते हैं, दैट थिंग इज़ नोन एज मेटाफेज प्लेट। ठीक है, उसको कहा जाता है मेटाफेज प्लेट। अब क्रोमोसोम्स के साथ जो सेंट्रोसोम्स थे, ठीक है, सेंट्रोसोम्स जो थे उनसे एक फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स निकलना स्टार्ट हो जाती हैं, दैट इज़ स्पिंडल फाइबर्स। ठीक है, स्पिंडल फाइबर्स निकलना स्टार्ट हो जाते हैं, जो कि क्रोमोसोम्स पे आके अटैच होना स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, क्रोमोसोम्स अलाइन इन द मेटाफेज प्लेट। ठीक है, मेटाफेज प्लेट पे ये अलाइन हो जाती है, मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट है हमारे पास दैट इज़ एनाफेज। अब एनाफेज में क्या होता है, एनाफेज में जो प्लेट होती है दरमियान में, जो मेटाफेज में हम लोगों ने प्लेट देखी थी क्रोमोसोम्स की, वो टूट जाती है। टूटने के बाद हाफ क्रोमोसोम एक सेंट्रोसोम के पास चले जाते हैं और हाफ क्रोमोसोम दूसरे सेंट्रोसोम के पास चले जाते हैं। ठीक है, स्पिंडल फाइबर उनको क्या करते हैं, अपनी तरफ खींचते हैं। अनअटैच्ड माइक्रोट्यूब्यूल्स पुश अगेंस्ट ईच अदर टू इलोंगेट सेल्स। ठीक है, इस तरह से सेल भी इलोंगेट हो जाता है। क्रोमेटिड्स सेपरेट टूवर्ड द ऑपोजिट पोल। ठीक है, क्या हो जाती हैं, क्रोमोसोम्स सेपरेट हो जाते हैं और ऑपोजिट पोल्स पे जाना स्टार्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास दैट इज़ टीलोफेज। अब टीलोफेज में क्या होता है कि जो अलग अलग क्रोमेटिड्स सेंट्रोसोम्स ने अपनी तरफ खींचे थे एनाफेज में, अब टीलोफेज में उनके गिर्द एक बाउंड्री बनना स्टार्ट हो जाती है, और वो जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो किस में, क्रोमेटिन नेटवर्क में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे कि वो पहली स्टेज में थे। ठीक है, न्यू न्यूक्लियर एनवेलप बनना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, उनके इर्द गिर्द न्यूक्लियर एनवेलप बनना स्टार्ट हो जाता है, नया न्यूक्लियर लाए। इसके अलावा न्यूक्लियर लाए उसके अंदर अपीयर होना स्टार्ट हो जाता है, जो कि आपको सर्कल की फॉर्म में न्यूक्लियस के अंदर दिखाई दे रहा है क्रोमोसोम के पास। इसके अलावा सेल कॉन्टीन्यू टू इलोंगेट। ठीक है, सेल कॉन्टीन्यूसली इलोंगेट होता रहता है। ठीक है, इसमें भी नेक्स्ट हम देखते हैं दैट इज़ कैरियोकाइनेसिस।
अब देखिए आप लोगों ने देखा था वहाँ पे क्या बन रही थी, इसके इर्द गिर्द न्यूक्लियस की वॉल बन रही थी। अब यहाँ पे वो न्यूक्लियस की वॉल कंप्लीट हो चुकी है, क्रोमोसोम क्रोमेटिन नेटवर्क में कंप्लीट हो चुके हैं। उसके अंदर क्या आ गया है, न्यूक्लियोलस आ गया है न्यूक्लियस के अंदर। इसके अलावा सेंट्रोसोम्स जो हैं वो दोबारा से अपनी शेप में चले गए हैं, और इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन थी, जो सेल मेम्ब्रेन थी, वो इनवर्ड फोल्ड होना स्टार्ट हो गई है। जो वो इनवर्ड फोल्ड होना स्टार्ट हो जाएगी तो वो क्या हो जाएगी, एक सेल से दो में कन्वर्ट हो जाएंगे, मीन दैट डॉटर सेल्स डिवाइड हो जाएंगे। अब ये जो पिक्चर है ये आपकी बुक से ली गई पिक्चर है। तो उसमें ये बताया गया है प्लांट्स में क्या होता है। तो एनिमल्स का सारा प्रोसेस था, प्लांट्स में ऐसा होता है, प्लांट सेल्स अ सेल प्लेट इज़ फॉर्म्ड बिटवीन द टू डॉटर न्यूक्लियाई। ठीक है, क्या होता है, दो डॉटर न्यूक्लियाई के दरमियान में क्या होना स्टार्ट हो जाती है, उस तरह से इनवर्ड फोल्डिंग तो नहीं होती, क्योंकि वहाँ पे जो सेल मेम्ब्रेन थी उसके गिर्द सेल वाल तो नहीं थी। यहाँ पे जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स की सेल वाल होती है, इस वजह से प्लांट्स के सेल की आउटर मेम्ब्रेन का इनवर्ड फोल्ड होना मुश्किल होता है। दैट्स वाई कैसे एक सेल से दो में डिवाइड होते हैं, इसी तरह से डिवाइड होते हैं कि उसके सेल के अंदर जो वेजिकल्स होते हैं, जो मैंने आपको बताए थे पिछले चैप्टर में आप लोगों ने पढ़े थे। ठीक है, कौन से वेजिकल्स, जो गोल्जी अपरेटस वगैरह से निकलने वाले जो वेजिकल्स थे वो आके अरेंज हो जाते हैं एक प्लेट की फॉर्म में। ठीक है, सेल प्लेट बना देते हैं, दोनों सेल्स के दरमियान एक प्लेट बना देते हैं वेजिकल्स। ठीक है, इट डिवाइड्स द सेल इनटू टू। ठीक है, ये क्या कर देते हैं, सेल्स को एक से दो पे डिवाइड कर देते हैं। द सेल प्लेट इज़ फॉर्म्ड, सेल प्लेट बन जाती है बाय द फ्यूजन ऑफ स्मॉल फ्लूइड फिल्ड वेजिकल्स। ठीक है, उसके अंदर जो वेजिकल्स थे, जो मैंने आपको बताया है कि कहाँ से अराइज हुए थे, गोल्जी अपरेटस से अराइज हुए थे। अब यहाँ पे वो छोटे छोटे वेजिकल्स एक प्लेट बना देंगे जिसको हम सेल प्लेट कहेंगे। वो प्लेट बनाने के बाद ये थिक होती जाएंगे, सारे वेजिकल्स मिलते जाएंगे आपस में और ये थिक होती जाएंगी। तो थिक होके ये क्या बना देंगे, सेल वॉल बना देंगे, और इस तरह से प्लांट सेल एक से दो पे कन्वर्ट हो जाएगा, और उसमें कैरियोकाइनेसिस का प्रोसेस इस तरह से होगा। नेक्स्ट है, अब हम देखते हैं सिग्निफिकेंस। अब सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस क्या है, एक है ग्रोथ, दूसरा है रिपेयर ऑफ वर्न आउट पार्ट्स, तीसरा है बैलेंस। ठीक है, अब पहले इन तीनों को देखते हैं, फर्दर आगे जाते हैं। माइटोसिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिवेलपमेंट ऑफ द जाइगोट इनटू एन एडल्ट। ठीक है, एक जाइगोट होता है, एक छोटा बच्चा होता है, उससे एक यंगेस्ट मैन बनता है, तो ऑब्वियसली उसकी, उस बंदे की क्या होती है, ग्रोथ होती है। ठीक है, हम बंदा ले लें या कोई भी एनिमल वगैरह ले लें, उसकी क्या होती है, ग्रोथ होती है। अब जो ग्रोथ होती है वो थ्रू माइटोसिस होती है, और ये इसका आई थिंक सो इट्स द मेन सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर अ डेफिनेट शेप। ठीक है, एक डेफिनेट शेप के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, प्रॉपर ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल के लिए माइटोसिस रिस्पॉन्सिबल होती है। Repair of worn out parts in plants, mitosis helps in the formation of new parts, and the repair of damaged parts, mitosis help in vegetative propagation of crops also. ठीक है, इसके अलावा ये क्या होती है, वर्न आउट पार्ट्स, जो पार्ट्स वर्न आउट हो जाते हैं, ठीक है, ख़राब हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, उसको रिपेयर करने में क्या होती है, माइटोसिस हेल्प करती है। ठीक है, अब बैलेंस क्या होती है, किस तरह से बैलेंस होती है, मेंटेन द कांस्टेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, क्रोमोसोम्स के कांस्टेंट नंबर को बैलेंस रखती है माइटोसिस। इसके अलावा इन ऑल बॉडी सेल्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तमाम सेल्स में, एक ऑर्गेनिज्म के तमाम बॉडी के सेल्स में क्या होती है, माइटोसिस क्रोमोसोम नंबर बैलेंस रखती है। ठीक है, जैसे कि ह्यूमंस हैं, ह्यूमन का 46 नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स होते हैं, डिफरेंट स्पीशीज़ के डिफरेंट नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स होते हैं, पीछे आप लोगों ने पढ़ा था। तो वो जो बैलेंस रखती है वो माइटोसिस ही है, जो उसमें क्रोमोसोम नंबर को बैलेंस रखती है। इट हेल्प इन मेंटेनिंग अ बैलेंस बिटवीन द DNA एंड RNA कॉन्टेंट्स एज वेल एज द न्यूक्लियर एंड साइटोप्लाज्मिक कॉन्टेंट्स ऑफ सेल। ठीक है, इसके अलावा न्यूक्लियर और साइटोप्लाज्म के अंदर जो कंटेंट्स वगैरह होते हैं उसको भी, और DNA और RNA के कंटेंट्स जो होते हैं उनको भी, सबको बैलेंस रखने में माइटोसिस अहम किरदार अदा करता है। ठीक है, नेक्स्ट इसके सिग्निफिकेंसेस हैं, रिप्लेसिंग ओल्ड एंड डेड सेल्स। ठीक है, ओल्ड और डेड सेल्स को रिप्लेस कर लेती हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और इसके अलावा
रीजनरेशन में भी हेल्प करती हैं। अब रिप्लेसिंग द ओल्ड या फिर इसके अलावा डेड सेल्स कौन से होते हैं। अब कुछ एपिथेलियम या ब्लड सेल्स जो होते हैं वो ओल्ड हो जाते हैं या डेड हो जाते हैं, तो उनको ख़त्म करके न्यू सेल्स अराइज भी करना किसका काम होता है, माइटोसिस का काम होता है। ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करते हैं, मैनी ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली। ठीक है, काफ़ी ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, जैसे कटिंग, ग्राफ्टिंग, बडिंग वगैरह की वजह से। ठीक है। हाइड्रा रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय बडिंग। ठीक है, बडिंग क्या होती है, हम कहते हैं कि कोई भी छोटी सी आउट ग्रोथ जो होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म के ऊपर, छोटी सी आउट ग्रोथ का होना, और फिर वही आउट ग्रोथ एक मतलब इंक्रीज़ करती जाए साइज़ में और अलग होके एक अलग से एक ऑर्गेनिज्म बना ले, दैट इज़ नोन एज बडिंग। ठीक है। हाइड्रा इसी तरह से क्या करता है, ग्रो करता है। दिस प्रोसेस माइटोसिस फ्रॉम अ मास ऑफ सेल्स ऑन अ सरफेस ऑफ हाइड्रा कॉल्ड बड एंड इट ग्रोज इनटू अ न्यू हाइड्रा। ठीक है, ये मैंने आपको बताया रीजनरेशन में। अब रीजनरेशन में क्या होता है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ द रिन्यूअल ऑफ ऑर्गेनिजम्स और द वर्न आउट सेल्स एंड टिश्यूज़। ठीक है, रीजनरेट करते हैं वर्न आउट सेल्स या डैमेज पार्ट्स, डैमेज एरिया, स्किन का कोई हिस्सा डैमेज हो जाता है या वो किसी वजह से ख़राब हो जाता है, तो वो वहाँ के जो सेल्स होते हैं उसको वर्न आउट करके, उसको रिमूव करके वहाँ न्यू सेल्स और टिश्यूज़ जो बनाते हैं, रीजनरेशन उसकी करना, दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। ठीक है, ये माइटोसिस का काम होता है कि वहाँ की रीजनरेशन करें, वहाँ के सेल्स की। ऑल द ऑर्गेनिजम्स हैव द एबिलिटी टू रीजनरेट सेल्स। ठीक है, सारे ऑर्गेनिज्म में सेल्स की रीजनरेशन की एबिलिटी होती है। एंड टिश्यूज़ दैट आर ब्रोकन ड्यू टू द सर्टन प्रोसेस सच एज द नेक्रोसिस एंड एपोप्टोसिस। ठीक है, नेक्रोसिस ई फॉर एग्जांपल दैट इज़ रीजनरेशन ऑफ टेल एंड लिजर्ड वगैरह। ठीक है, लिजर्ड वगैरह की जैसे टेल को हम काट दें तो वो दोबारा से, या इसके अलावा स्टार फिश होती है उसका एक आम हम लोग काट दें तो वो कुछ अरसे बाद उसका वो आम या फिर टेल की वो लिजर्ड वगैरह दोबारा, सॉरी, लिजर्ड की टेल वगैरह दोबारा से बनना स्टार्ट हो जाती है। आई होप सो आपको लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।